हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में कराया हुआ है। इस क्लास में हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 से। तो ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 172 हो। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो आपसे पूछता है ना, आप उसी को मान लो। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का हल है ये। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या आप क्या मानोगे। यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन दिया हुआ है कि जिनका योग 27 हो। तो दूसरी संख्या आप कैसे मानोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने मान लिया कि ये पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो पहली संख्या तो आपने मान लिया, दूसरी कैसे निकालोगे। तो ये दूसरी आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा x1 है, ठीक है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। तो आप क्या करोगे, आपको मान लीजिए दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी x1 ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, 27 और यहाँ से जो हमारी पहली संख्या है इस साइड लाओगे तो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो दूसरी संख्या इक्वल टू कितना होगा, टोटल संख्या माइनस पहली संख्या। है समझ में। ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं का योग दिया आपको 27, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो कोई एक ही हमारा चर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या आपको लिखनी है, तो दूसरी संख्या हमारी ये है। तो पहली संख्या को आप इधर कर दो, इधर प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। यानी कि दूसरी संख्या के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 27 माइनस x है। आया समझ में। हमने मान लिया कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। टोटल दिया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है 27। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहली संख्या को टोटल में से माइनस कर दो तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। आ गया समझ में। हमने इसको कैसे बनाया, ठीक है। आगे करते हैं। अब प्रश्नानुसार देखिए, मान लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नानुसार करते हैं। यानी कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो फिर से पढ़िए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। इतना कंडीशन तो अपन ने यहाँ पे मान लिया। आगे दे रहा है और गुणनफल 182 हो। कह रहा है कि जो हमारा ये जो दो संख्या है इनका गुणनफल कितना है, 182 है। 27 तो हमारी दो संख्याओं का योग था, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार में कह रहा है कि जो हमने दो संख्याएं माना है इसका गुणनफल, यानी कि ये पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या है, इसका गुणनफल, यानी कि यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। इनका गुणनफल कितना है, 182 है। आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इतना अगर आपको आ गया तो इसको सोल्व कर दीजिए द्विघात समीकरण के रूप में। इसको लाइए, x का 27 में करोगे ये 27x हो जाएगा, x का x में करोगे तो ये x² हो जाएगा, और ये हमारा कितना है, 182 है। इधर प्लस में इस साइड लेके आओगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा चर है उसकी पावर को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, माइनस x², माइनस के साथ लिखोगे। ये माइनस x², यहाँ पे क्या है, प्लस 27x है, और ये माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपको अगर माइनस हटाना है आप क्या करो, माइनस कॉमन कर लो। क्या करोगे, माइनस कॉमन करोगे। ये क्या हो जाएगा, जो माइनस का, तो जो हमारा माइनस में जो वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस में हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0। 0 को, जो माइनस है उसको उस साइड ले जाओ तो हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं, क्योंकि हमारा ये जो एक्सरसाइज 4 है वही हमारा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द्विघात समीकरण के रूप में आपको लाना है, ठीक है ना। ये तो द्विघात समीकरण तो हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा ही था, और 4.2 एक्सरसाइज में हमने प्रश्न पहले और दूसरे पे गुणनखंड करना सीखा है। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो जरूर देखें। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें पहली और दूसरी संख्या एग्जैक्ट वैल्यू लानी है।
तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट वाले टर्म के गुणांक से ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या 1 साइलेंट होता है, 1 है, ठीक है। और थर्ड वाले टर्म कितना है 182, इसका क्या करते हैं गुणा करते हैं, इसका इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 182 का 1 में करोगे तो कितना आएगा 182 आएगा। हमने क्या किया गुणा किया है, ये बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे, गुणा किया हमने तो क्या 182, इसका 182 का 1 में किया है। फर्स्ट वाले टर्म जो हमारा जो भी होता है उसके चर का गुणांक हम लेते हैं, ठीक है ना। अब इस 182 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे 2 पार्ट में बांटना है कि गुणा करने पे तो 182 आए, बट जोड़ने घटाने पे हमारा 27 आए, जोड़ने या घटाने पे 27 आए, ठीक है, चाहे -27 आए, ये ले लो आप। इसको करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किससे करेंगे 2 से, यानी गुणनखंड हम करते हैं तो हम अभाज्य संख्या से करते हैं, वे संख्या जो खुद से कटे, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो ये 2 9 18 और 2 एकम में 2, यहाँ पे क्या आ गया 91 आ गया। अब ये देखिए कि क्या है, ये 91 हमारा 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 91 के लास्ट में यहाँ पे क्या 1 है, 2 से काट के देखो नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 चौक के 8, ये हो गया 11, 2 5 10, 1 हमारा शेष बचेगा, यानी 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से करोगे 3 तरीके 9, यहाँ पे भी शेष 1 बच रहा है। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम में 5, ये 41 और 5 बटे 40, यहाँ पे भी शेष 1 बच रहा है। फिर किसे करेंगे 7 से करके देखते हैं, ये हो जाएगा 7 एकम में 7, यहाँ पे बचेगा आपका 21, तो 7 तरीके 21, यानी कि 13 बार में जा रहा है भाग। अब 13 ये 13 एक ऐसी संख्या जो खुद से ही कटेगी, ठीक है ना, तो 13 एकम में क्या हो गया 13। अब ये जो हमारा गुणनखंड ये आया है यहाँ से यहाँ तक 2, 7 और 13, इनको 2 पार्ट में हमें बांटना है कि गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, जोड़ने या घटाने पे 27 आए। यहाँ पे देखिए 7 दूना के 14 और ये 13, 14 का 13 में गुणा करोगे तो 100 कितना आएगा 82। अगर 14 और 13 को आप जोड़ दो तो क्या मिलेगा 4 3 7 और 1 1 क्या हो गया 2, यानी कि जोड़ने पे हमें 27 मिल रहा है। अगर माइनस करोगे आप, अगर माइनस करके देखो तो क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, जो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ये आपका रफ कार्य है, ठीक है ना, ये आपका रफ कार्य है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए -14x माइनस 13x को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा -27x मिलेगा, ठीक है ना। अगर 14 13 का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 182 मिलेगा। अब इस दो टर्म में और इस 2 टर्म में हम कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले इन 2 टर्म को लेके करते हैं। इन 2 टर्म में देखिए कॉमन क्या आपको x दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा x दिख रहा होगा एक जैसे। यहाँ पे हमने x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर का क्या अर्थ होता है कि x इंटू एक्स, एक x आपने कॉमन कर लिया, एक x तो आपका बचेगा, ये माइनस यहाँ पे आपने x कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 14, ये माइनस। अब इसमें देखिए x तो हमारा कॉमन है नहीं, क्योंकि 13 के पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, x हमारा कॉमन नहीं है, तो क्या लेंगे 13 कॉमन लेंगे, क्योंकि 13 का टेबल जब 14 बार आप पढ़ोगे आपका 182 आएगा। आप करके देखो, ये हो जाएगा x, 13 हमने कॉमन कर लिया तो x मिल गया, और ये माइनस और ये प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करके देखो आपको इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों कोष्टक हमारे इक्वल दिख रहे हैं क्या, बराबर दिख रहे हैं क्या, सेम दिख रहे हैं, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं ना। अब ये हमारा एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, अब इसमें कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा x माइनस 14 कॉमन दिख रहा है, और जो कोष्टक के बाहर है उसको अलग कोष्टक में लिख दो इक्वल टू 0। इतना है समझ में। अब यहाँ से आपको पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आप लिखो कि यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या मिलेगा 14। यहाँ पे लिखेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। दोनों वैल्यू प्लस में आ रही है, इसको हम चेक करते हैं क्या हमारी पहली और दूसरी संख्या एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ये तो हमारा हुआ आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो दोनों प्लस में कोई एक ले लो आप, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पहली संख्या हमारी हो जाएगी। पहली संख्या हमने मान लिया कितना है 14, क्योंकि 2 आई है तो हम 14 मान लेते हैं सबसे पहले, 13 को भी करेंगे। और दूसरी संख्या आपने क्या माना है 27 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे 14 रख दो, तो क्या मिलेगा 13। 13 और 14 को जोड़ दो तो टोटल कितने मिल जाएंगे 27।
क्योंकि टोटल कुल संख्या आपको 27 दिया था, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया था, 27 दिया था। 13 और 14 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा, 27। यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सही है। ये सब आपका रफ कार्य था, ये आप जांच कर सकते हो क्या आपका सही है कि गलत है, ठीक है ना। और ये रफ कार्य है, तो ये होगा आपका आंसर। 13 भी रख के देख लो, अगर पहली संख्या आप x की जगह पे 13 रख के देखते हो तो ये पहली संख्या है, तो दूसरी संख्या आपने क्या माना है, 27 माइनस एक्स, तो 13 x की जगह पे 13 रख दो, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 14। यानी कि 13 और 14 ही हमारी ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। पहली 13 दूसरी 14, या पहली 14 मान लो दूसरी 13 मान लो, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग लेके जांच करते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये पहला जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और ये जो प्रश्न नंबर 4 है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपसे पूछता है ना, तो आप x और x प्लस 1 मान लो क्योंकि धनात्मक पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या पूछा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जो पूछा है उसको मान लो। यहाँ पे लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, ठीक है। अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछता है आपसे तो x और x प्लस 1 मान लो आप। अब वो प्रश्नानुसार, अब फिर से प्रश्न को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कह रहा है कि जो हमने माना है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1, कह रहा है कि जिनके वर्गों का, यानी कि इनके वर्ग, यानी कि ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर होगा, वर्गों का योग और इनको जोड़ दो, का योग कितना 365 है। फिर से सुनिए, जिनके वर्गों का योग, ये हमारा दो धनात्मक हमने लिया था, इनका हमने वर्ग कर दिया और फिर इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। वहां पे लिखा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग कितना 365 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको आप कौन से फार्मूले पे रखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर रख दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें रख दीजिए। किसको, इस वाले टर्म को, ठीक है ना, इसको। तो a हमारा क्या, x और b क्या 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये माइनस अभी इधर ही रखते हैं इसको, 365 इक्वल टू 365। सोल्व करिए, ये एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 1 में करेंगे 2, और ये हो जाएगा 2x क्योंकि ये इंटू में है, गुणे में है, और ये 365 और यहाँ पे 1 जो है उसको इस साइड लेके जाइए। ये x और x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2x इक्वल टू 365। 1 को इस साइड लेके जाइए, माइनस में आएगा क्योंकि इधर किसमें, प्लस में है। इधर से आप 2 कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है ना। और 365 में से 1 माइनस कर दोगे तो 364 हो जाएगा। अब ये 2 जो है इस कोष्टक के गुणे में है, इस साइड लेके जाओगे तो किसमें आ जाएगा, भगे में आ जाएगा, यानी कि ये 364 अपॉन 2 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भाग कर दो, 2 एकम में 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना के 4, यानी कि 162 आएगा। अभी हमने प्रश्न नंबर 3 में 162 का गुणनखंड किया था, तो इसको भी करेंगे। तो इसको भी अपन इस साइड लेके आते हैं, लेफ्ट साइड, इसमें आएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो 1 का 162 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 162 ही आएगा। इसका गुणनखंड कर दो, 2 से 2 9 18, 2 एकम में 2, फिर 7 से किया था हमने, 7 एकम में 7, और ये 7 3 21, फिर ये 13 से 1। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस x का गुणांक कितना है, 1 है, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 182। तो यहाँ पे देखिए
7 दूना के 14 और 13, 14 और 13 का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा 182। अगर 14 में से 13 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा 1। यही तो हमें चाहिए। अब रखते हैं इसको यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1x मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14 और 13 में 14 हमारी बड़ी संख्या है, 14 के आगे कैसा चिन्ह प्लस का है तो +1 मिलेगा, +1x मिलेगा। ठीक है, बीच वाला टर्म्स मिल रहा है ना। अब इन दो टर्म्स को लेकर के कॉमन करिए, तो सबसे पहले इनमें कॉमन करिए, क्या दिख रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और ये +14, यहाँ पे x नहीं है, क्या कॉमन लोगे 13 और ये x, माइनस माइनस से क्या आ जाएगा प्लस। 13 का टेबल 14 बार जब आप पढ़ोगे ना तो ये क्या आ जाएगा 182 आपको मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करिए, ये एक टर्म होगा और एक टर्म ये हो गया, इसको हटाते हैं, इधर करेंगे, इन दोनों में कॉमन लोगे आप तो क्या मिलेगा x + 14 और ये हो जाएगा x - 13 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x + 14 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा -14। ठीक है, माइनस में ये यहाँ पे लिखेंगे तो x - 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस में आएगा। तो अब इन दोनों में देखिए कौन सी संख्या लेंगे, हम माइनस की नहीं लेते हैं, हम किसकी लेते हैं प्लस की लेंगे, यानी कि x बराबर 13 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख जाएगा अच्छे से। तो हम क्या लेंगे x बराबर 13 लेंगे। तो पहली जो हमारी संख्या हमने क्या माना x और दूसरी क्या x + 1, x बराबर हमने 13 लिख लिया और दूसरी क्या है, ये तो पहली हो गई। यहाँ पे लिखेंगे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी है 13 और दूसरी हमने क्या माना है x + 1, x के जगह पे 13 रख दीजिए और ये 1, कितना मिलेगा 14। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो प्रश्न 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको अगर समकोण त्रिभुज का जिक्र हुआ हो किसी भी प्रश्न में तो वहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, हमने चैप्टर 8 और 9 हमने पढ़ा दिया है, हमारा कंप्लीट है और हमने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जरूर देखें। ठीक है ना, अगर कहीं भी आपको समकोण त्रिभुज का जिक्र हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ये हमारा कैसा है समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे कितना होता है 90 अंश का होता है, और जो ये हमारा क्या है 90 अंश का होता है, इसके सामने वाली भुजा हमारी ये क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है आधार और ये होता है हमारा लंब। अगर डिटेल में देखना है तो आप प्रश्नावली 8 और 9 जरूर देखें। 8 में आपका बेसिक से हमने एकदम पढ़ाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि लंबाई कोई कह रहा है, इसको मान लो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो आधार है इससे 7 सेंटीमीटर ये कम है, तो आधार को आप क्या मान लोगे x, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगा x - 7। कह रहा है कि आधार से ऊंचाई कितना कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या कम है क्या ऊंचाई। तो आधार हमने मान लिया x, तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा x - 7 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि ये कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका एक्चुअल मान आपसे पूछा है। तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आप लिख लो समकोण त्रिभुज से। ठीक है ना, नाम देना चाहो तो नाम दे दो, नाम की यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ से हम निकालेंगे अन्य दो भुजाओं को हम ज्ञात करेंगे। तो आप चाहे तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि माना आधार x सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी कि x - 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही तो हमने इस फिगर में माना है। आपको दिया क्या वो भी लिख लो, दिया है कि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो।
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? ये हमारी भुजा जो होती है कर्ण, इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, यानी कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है ये कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या ऊंचाई है तो यहाँ पे लिख लो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस छोटा छोटा ही लिखते हैं आधार का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये आधार है और ये ऊंचाई और ये कर्ण है। हमने अभी बताया कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है कर्ण का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे इनका मान रखते जाइए। कर्ण कितना है 13, ये 13 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है x है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पे पुट कर देंगे कहाँ पे? ये x माइनस 7 पे का होल स्क्वायर की जगह पे। ये 13 का वर्ग कितना होगा? अब यहाँ पे फार्मूला रखिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस x स्क्वायर, ये 169, ये x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे माइनस 2 का 7 में करोगे यानी कि 14x आएगा। अब 49 को आप इस साइड लेके आ जाओ, ये 169 और माइनस ये हो जाएगा 49 और ये 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब माइनस कर दो इसको तो 9 में से 9 जाए 0 और 6 में से 4 जाए 2 और ये हो गया 1 और इसमें से आप 2 कॉमन कर लो। क्या यहाँ मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 7 दूना के 14x। 2 को इस साइड कर दो, ऊपर का मिटाते हैं। अब इसको ऊपर सोल्व करेंगे, 2 को इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा? 120/2 होगा, क्योंकि इधर 2 किसमें? गुणे में है और लेफ्ट साइड लेके आओगे तो किसमें आ जाएगा? भागे में आ जाएगा। किसमें आएगा? भागे में आएगा। और इधर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x बचेगा। भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 60, 2 छके 12 और ये 0। इनको भी आप अभी इसी साइड रखो, आप इसको इस साइड लेके चले जाओ तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर दो। x स्क्वायर का गुणन कितना है? 1। 1 का 60 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 60 आएगा। अब 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि गुणा करने पे तो 60 आए, जोड़ने घटाने पे हमारा कितना है? 7 आए। तो 12 पचे 60 और 12 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, गुणनखंड करके देख लो। यहाँ पे करते हैं, ये 60, 2 से 2 तिहाई 6 0, 2 से 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10, 3 से 3 पचे 15 और ये 5 से 1। हमने क्या किया? 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 और ये 5, 12 और 5, 12 का 5 में गुणा करोगे 60 आएगा। 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आएगा। रख दीजिए। ये x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। 12 में 7 माइनस कर दो, क्या मिलेगा? 12 में से 5 माइनस करोगे 7 मिलेगा। 12 और 5 में 12 हमारी बड़ी संख्या है, इसके आगे कैसा चिन्ह है? माइनस का, तो हमें यहाँ पे माइनस मिलेगा। ठीक है ना? और ये माइनस 60 कॉमन ले लो इन दो में, फिर इन दो में करेंगे। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या? x। यहाँ पे क्या मिलेगा? x माइनस 12, ये प्लस, इसमें कॉमन क्या? 5, ये x। 12 का टेबल और 5 का टेबल बार बार पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा? 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x माइनस 12 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकाल लो, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर क्या मिलेगा? 12। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? माइनस 5, जो कि हम माइनस का टर्म नहीं लेंगे, किसका लेंगे? प्लस का लेंगे। किसका लेंगे? प्लस का लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः आधार आपने क्या माना था? x। आधार आपका कितना मिल गया? 12। आधार कितना है? 12। और ऊंचाई हमारी क्या थी?
ऊंचाई हमारी क्या थी, आधार से 7 कम थी, तो x का मान रख दीजिए कितना, 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 5। आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कड़ आपको दिया ही था, कड़ कितना था, 13 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर और कड़ हमारा दिया था 13 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। पूछा था ना अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं आधार और ऊंचाई ज्ञात करना था, तो 12 और 5। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से दो गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, यानी 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको हमेशा बताते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछता है आप उसको मान लो। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 3rd, 4th और ये 6th, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, आपसे निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्मित लागत, यहाँ पे निर्मित हमारा छूट गया, निर्मित लागत ज्ञात कीजिए। तो कुछ बर्तन है कि जो बिना नग के हैं और कुछ नग के हैं। यहाँ पे मानेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, x है, कितना है, x है, तथा प्रत्येक नग की निर्मित लागत बर्तनों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है इसमें, प्रत्येक नग की निर्मित लागत बर्तनों की संख्या में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, यहाँ पे कंडीशन है, प्रत्येक नग का निर्मित लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, यानी कि इस संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। कौन, प्रत्येक नग की निर्मित लागत बर्तनों की संख्या। फिर से सुनिए, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माना आपने, x, यानी कि x से 2 गुना है और 3 अधिक है। यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रहा है, हमने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रत्येक नग की निर्मित लागत बर्तनों की संख्या। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। यदि उस दिन की कुल निर्मित लागत 90 रुपए है, कुल निर्मित यानी कि टोटल बर्तनों की संख्या कितनी है, 90 है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कुल, यहाँ पे देखिए दिया है कि कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपए। ठीक है ना, जिस दिन ये देखा गया था कि जिस दिन कुटीर उद्योग में देखा गया था एक दिन कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और उस एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्मित, यानी कि जो कंडीशन है उसको कह रहा है। ठीक है, उस दिन उसको 90 रुपए टोटल लगे थे, कुल निर्माण लागत 90 रुपए लगे थे। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्मित लागत संख्या आपसे पूछा, यानी कि ज्ञात करना, ये दोनों आपको। यहाँ पे देखिए कुल कितना लगा था, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। तो टोटल उस दिन लगा था कितना, 90 रुपए, और निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी, x, और प्रत्येक नग की निर्मित लागत बर्तनों की संख्या 2x + 3, टोटल दिया है 90। यहाँ से आपको इन दोनों का एक्चुअल मान निकालना है। तो अगर आप इन टोटल तो आपको दे दिया कि इन दोनों का टोटल कितना, 90 है, तो इनका गुणा करोगे
फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि टोटल हमारा 90 रुपये कैसे लगा था। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2x स्क्वायर, एक्स का 2x में करोगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स का 3 में करोगे 3x, 90 को इस साइड लेके आ जाओ, -90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका क्या करोगे आप, गुणनखंड करो, गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करो। ये 90 और फर्स्ट वाला कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो 2 का 90 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180। इसका गुणनखंड कर दो, 2 से 2 9 18 0, 2 से 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 3 से होगा क्या, 3 एकम में 3, 3 पच्चे 15, 3 से 3 पच्चे 15, 5 से 5 एकम में 5, ऐसे तो करते हैं ना। अब इस जो हमारे ये टर्म्स आए ना, इनको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में बांटना है कि गुणा करने पे 180 आए बट जोड़ने घटाने पे हमारा क्या है 3 है। यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 और ये 3 पचे 15। अगर 15 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या 180 मिलेगा, क्या करके देख लीजिए मिलेगा। अगर 15 में से 12 माइनस करें तो क्या मिलेगा 3। यहाँ पे 15 पहले लिखो 12 बाद में लिखो, बात हमारी एक ही है क्योंकि दोनों प्लस में और यहाँ पे उनके क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 15 में से 12 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 3, यानी कि हम 12 और 15 का गुणा कर रहे हैं तो हमें 180 मिल रहा है। और 12 में से अगर 15 में से 12 माइनस करें तो 3 मिल रहा है, तो हमारा ये राइट है। यहाँ पे रख देंगे। ये 2x स्क्वायर ये हमारा क्या होता है, रफ कार्य होता है। तो जो भी आप क्वेश्चंस करो, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो अपनी कॉपी में, तो उसके सामने रफ कार्य का छोटा सा बॉक्स बना करके वहाँ रफ कार्य कर लो, ताकि आप कभी भी रिवीजन करने के लिए नोट अपनी उठाओ, आपको कंफ्यूजन न हो कि हमने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, सामने रहेगा आपका रफ कार्य, तो आपको कभी भी आप नोटबुक उठाओगे, ठीक है ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया है रफ कार्य में। तो यहाँ पे देखिए प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे अपन ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये -12 कर देंगे और यहाँ पे +15 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, +3 चाहिए और कॉमन ले तो हमारा आसानी हो। ठीक है ना, तो -12 और यहाँ पे +15x, x तो हमारा दोनों में है, 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3x तो मिलेगा ही, बट 12 और 15 में 15 हमारी बड़ी संख्या, इसके सामने का चिन्ह यहाँ पे लेंगे। आगे समझ में, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x है, तो 2 कॉमन कर लिया, 1x कॉमन कर लिया तो 1x तो मिलेगा ही, माइनस 2 छक्के 12 और x तो आपने कॉमन कर लिया है, यहाँ पे मिलेगा आपको 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस और ये माइनस माइनस होगा। तो 15 का जब 6 बार गुणा करोगे, यानी कि 15 का टेबल जब 6 बार पढ़ोगे तो क्या आता है 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, 15 छक्का 90। इसको सोल्व करो, आपको ये मिलेगा टर्म्स। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 6 और ये 2x प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या मिलेगा 6। यहाँ पे लिखेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -15 और x बराबर क्या मिलेगा -15/2, जो कि हम माइनस का टर्म नहीं लेंगे, किसका लेंगे, प्लस का लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, यानी कि x बराबर 6 दिया है और प्रत्येक नग की निर्मित लागत बर्तनों की संख्या आपने क्या माना 2x प्लस 3 माना है। तो यहाँ पे आप लिख लो, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। x बराबर x माना था आपने ना, तो 6 है, तथा प्रत्येक नग की निर्मित लागत कितना माना है 2x प्लस 3, ये माना है ना। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, x का मान रख दीजिए, ये 2x का मान कितना है 6 और ये 3, 6 दूना के 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 रुपए। यानी कि एक नग की निर्मित लागत बर्तनों की निर्मित, सॉरी यहाँ पे देखिए प्रत्येक नग की निर्मित लागत बर्तनों की संख्या ये कितनी है, कितनी लगेगी 15 रुपए। एक नग का जो बर्तन जो बना है उसका कितना है 15 रुपए है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ये 6 और यहाँ पे 15। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम
एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। तो हमारी ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।